नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भारतीय किसानों के ऊपर कुल कितना कर्जा है और क्या भारतीय सरकार किसानों के कर्जे को माफी को लेकर क्या कोई डिसीजन ले रही है। आज का ये हमारा पूरा सेशन रहने वाला है। रिसेंटली आप सब लोग जानते होंगे लोकसभा सत्र चल रहा है और ये जो लोकसभा सत्र चल रहा है इसमें क्वेश्चन पूछा गया था विपक्ष के द्वारा पक्ष से, यानी कि अभी सरकार से क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन पूछने वाले थे श्री हनुमान बेनीवाल जी और एडवोकेट चंद्रा शेखर जी। तो इन्होंने आपका क्वेश्चन पूछा था कि अभी भारतीय किसानों की कर्जे को लेकर क्या स्थिति है और आने वाले समय में भारतीय सरकार का क्या यहां पर रुख है किसानों के कर्जे को माफी को लेकर। इसके अलावा कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं किसानों को, जिससे किसानों को कितना अपलिफ्टमेंट हुआ है। तो इसको लेकर अभी सरकार की तरफ से जो उत्तर आया है और आज भारत के किसानों की क्या स्थिति है कर्जे को लेकर, वो उन्होंने काफी हद तक साफ कर दी है। तो आज हम कुछ ऑफिशियल डेटा या ऑफिशियल आंकड़ों के साथ इस बात को आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि प्रेजेंट टाइम में भारत में किसानों के ऊपर कितना कर्जा है और उसको लेकर क्या स्थिति है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग लोन ये क्या होता है, यानी कि जो हमारा लोन हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम में क्या है। तो इसका मतलब है कि अभी प्रेजेंट टाइम में किसानों ने कितना कर्जा ले रखा है और ये डेट जो आपकी है 30 सितंबर तक 2025 है ना, यानी कि 2025 के अंदर 30 सितंबर तक भारतीय किसानों के ऊपर कुल कितना कर्जा है उसका आंकड़ा है। और ये जो आउटस्टैंडिंग लोन होता है ये हमारा होता है जो अनपेड लोन होता है, यानी कि किसानों ने जो कर्जा लिया हुआ है और अभी तक वो वापस नहीं हुआ है और एक पर्टिकुलर तारीख तक, उसको कहा जाता है आउटस्टैंडिंग लोन। तो वही हमारी स्थिति यहां पर एंश्योर करनी है कि भारतीय किसानों के ऊपर कुल अभी तक कितना कर्जा है जो कि अनपेड है और आने वाले समय में सरकार का जो है इसको लेकर क्या रुख होने वाला है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर मेनली बातें पूछी गई थी कि इकोनॉमिक कंडीशन भारतीय किसानों की क्या स्थिति है और आउटस्टैंडिंग जो एग्रीकल्चर लोन स्पेसिफिकली इंडिया की क्या स्थिति है और राजस्थान और यूपी के पर्सपेक्टिव इस क्वेश्चन को पूछा गया था। बैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, मतलब किस बैंक के ऊपर कितना कर्जा है अभी तक, और गवर्नमेंट का आगे क्या प्लान है लोन वेविंग को लेकर, यानी कि किसानों के कर्जे को माफी को लेकर, और टाइमलाइन अगर वाकई में किसानों का कर्जा माफ करना चाहती है सरकार तो कितने समय तक कर सकती है। तो इन बातों का आंसर जो है इसके अंदर दिया गया है और वो क्या दिया गया है उसको लेकर हम आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर क्रेडिट क्यों जरूरी है और ये क्या है। तो मैंने आपको कहा आज भारत के अंदर लगभग 47% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर पर डिपेंडेंट है और अब जरूरी है कि इन किसानों को या ये जो हमारी जनसंख्या है इसको एक कंप्लीट अमाउंट ऑफ क्रेडिट मिले, जिससे ये लोग अपने आने वाले समय के अंदर इनपुट कॉस्ट को परचेज कर सके और जो भी उत्पादन करना चाह सकते हैं उसको बेहतरीन किया जा सके। तो इसके लिए किसानों को कर्जे की जरूरत होती है और कर्जे की जरूरत यहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि इनपुट कॉस्ट, उसमें सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, टेलेज, मशीनरीज, उन सभी के लिए रिक्वायरमेंट है। और फार्म मैकेनाइजेशन जिसके अंदर बड़ी बड़ी मशीनरीज, ट्रैक्टर आपका है, इंप्लीमेंट बहुत सारे हो जाते हैं, या प्रेजेंट टाइम के अंदर कंबाइन मशीन, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, तो इन सभी को परचेज करने के लिए किसान के पास पैसा नहीं है। तो अब इनको परचेज करने के लिए किसान जो इनपुट है, जो स्मॉल इनपुट है, उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन लेता है। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब होता है जो 12 से 18 महीने के लिए लिया जाता है और उसके बाद में मीडियम टर्म लोन आता है जो 5 साल तक के लिए लिया जा सकता है और फिर हमारा आता है 15 साल तक का लोन जो कि लॉन्ग टर्म कंडीशंस के लिए होता है। अब अगर जो आपका मीडियम टर्म लोन होता है वो हमारा जैसे कि फार्म इंप्लीमेंट्स हम बात करते हैं या जो ट्रैक्टर की बात करते हैं तो ये 5-7 साल तक के लिए लोन लिया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर मान के चलो किसान को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है या किसान मार्केट जो स्टोरेज आपका कोई बनाना चाहता है या कोई और पर्टिकुलर आपका प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है तो उस केस में किसान को लंबे समय तक के लिए लोन चाहिए और वो हमारा लॉन्ग टर्म लोन कहलाता है। और नेक्स्ट आपकी बारी आती है जी रिस्क मैनेजमेंट। अब जैसे कई बार क्या होता है कि किसान को किसी और पर्पस के लिए जो आपका रिस्क को वो कम करने के लिए लोन लेना चाहता है, अब उसमें वो क्या चाहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल उसने आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग यूनिट बना लिया तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, या जो है आपके ग्रेन को स्टोर करने के लिए उसने कोई आपका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना लिया, तो ये सब चीजें यहां पर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। तो इन सभी चीजों के लिए किसान को लोन की आवश्यकता होती है। दूसरा आता है राइजिंग कंसर्न, यानी कि अभी क्या प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर क्रेडिट को लेकर भारत में। पहला हमने डिस्कस किया कि अभी तक एग्रीकल्चर क्रेडिट की जरूरत क्यों है किसान को। अब बात आती है कि अभी प्रेजेंट टाइम में इस एग्रीकल्चर क्रेडिट को लेकर क्या कंसर्न है जो राइज हो रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है किसान के ऊपर बढ़ता हुआ कर्जा, क्योंकि देखो
किसान कर्जा ले तो लेता है, लेकिन उसके बाद किसान को कर्जा चुकाना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है। और खासकर उन परिस्थितियों में जब आपका किसान के ऊपर कर्जा बढ़ता तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वो कई बार उसका उत्पादन उतना नहीं हो पाता है। कई बार जो है आपकी अनइवन रेनफॉल के कारण या जो आपकी वेदर क्लेमिटीज होती हैं उनके कारण फसल खराब हो जाती है, या कभी इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो जाता है, बीमारियों का अटैक हो जाता है, तो वो आपकी फसल खराब होने के कारण वो कर्जा नहीं चुका पाता है। और या फिर जैसे वो कोई प्रोसेसिंग यूनिट्स को लगाना चाहता है तो वो आपकी प्रॉपर रन नहीं कर पाती हैं, तो वो आपका किसान कर्जा नहीं चुका पाता है। इसके अलावा लोन वेविंग, अब ये भी एक यहाँ पर प्रॉब्लम है कि कुछ जगहों पर कुछ राज्यों में सरकारों के द्वारा जो कर्जा माफ कर दिया जाता है, तो अब किसान के मन में एक आस उठ जाती है कि शायद सरकार आने वाले समय में कर्जे को माफ कर देगी, तो हम इस लोन को वापस क्यों करें। तो उसकी वजह से भी जो एक आपका एनपीए होता है वो बढ़ता चला जाता है, और आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं किसान निश्चिंत हो जाते हैं कि सरकार माफ कर ही देगी। तो ये जो एक ट्रेंड चलता जा रहा है उसकी वजह से भी किसान जो है लोन वापस नहीं करते हैं। मैं एंड में आपको आज इंडिया की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे, जिसको लेकर हमें कंसर्न होना चाहिए। फिर बारी आती है जी एनपीए। तो अब जब लोन किसान माफी की तरफ बढ़ेगा या ये सोचेगा कि लोन मेरा माफ हो जाएगा, तो अब देखो वो चुकाएगा नहीं, और चुकाएगा नहीं तो एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अब बैंक के लिए एक ऐसा एसेट था लोन जो कि उसको आपका इनकम प्रोवाइड करवा रहा था, लेकिन अब वापस जब उस लोन को रीपे ही नहीं किया जा रहा, उसका इंटरेस्ट ही वापस नहीं किया जा रहा, तो वो लोन किसान जो किसान को दिया गया है या किसी भी पर्सन को दिया गया है, वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट का काम करता है बैंक के लिए, तो इसलिए उसको कहा जाता है एनपीए। तो एनपीए एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, पिछले कुछ सालों में बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए यहां पर स्थिति है कि भारत के अंदर अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सबसे पहले साफ किया इस बात को कि अभी प्रेजेंट टाइम में किसानों की क्या स्थिति है पहले के मुकाबले। तो सरकार ने कहा है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अनुसार जो सिचुएशन असेसमेंट सर्वे हुआ था 2012-13 में, किसान की जो एवरेज मंथली इनकम थी वो 6,426 रुपए थी, और 2018-19 में ये बढ़कर 10,218 रुपए हो चुकी है। तो सरकार ने कहा कि हमने यहां पर 6-7 साल में इतना बड़ा डेवलपमेंट कर लिया कि किसान की आमदनी को कुछ हद तक हम बढ़ाने में एंश्योर रहे हैं या फिर उसको बढ़ाने की कोशिश की है। तो सरकार ने आंकड़ों से माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है कि अभी भारत के किसान की मंथली इनकम क्या है, और ये डेटा भी बताया है कि किस अकॉर्डिंग या किस सर्वे के अनुसार है। दूसरी बात आती है क्रेडिट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, मतलब भारत के अंदर पहले कर्जा कहां से लिया जाता था और अब कहां से कर्जा लिया जाता है। तो आप लोग सब जानते होंगे कि जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी के बाद या आजादी से पहले किसान ज्यादातर साहूकार के ऊपर या जमींदार के ऊपर निर्भर था कर्जे को लेने के लिए, या फिर मिडलमैन जो आपका होता है, जैसे आप जानते हो आड़तिया, उसके आपका किसान जो है उससे कर्जा लेता है, और समय के ऊपर आपका जो कर्जा जब लेता है तो उस समय उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगता है, ब्याज दर लगती है, वो भी काफी ज्यादा लगती है। तो 1950 के दशक में अगर देखा जाए तो किसान के द्वारा 90% कर्जा नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि आड़तीय से, जमींदार से, जो आपका ये कह सकते हो कि मिडिलमैन था, उससे कर्जा लिया जाता था। लेकिन 2022 तक जो आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल कर्जा है, यानी कि अब यहां पर किसान केवल और केवल आड़तीय और जमींदार से या जो आपके बड़े किसान होते हैं उनसे केवल 25% ही लोन लेता है, बाकी 75% लोन अब बैंक से लिया जाता है। इसका कारण है क्योंकि जो बैंकिंग लाइन है या बैंक्स हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े हैं। आरआरबी, जिसको हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलते हैं, उनकी शाखाएं बढ़ाई गई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया है, जिसके कारण यह संभव हो पाया कि किसान आज बैंक से कर्जा ले पा रहा है। अब देखो बैंक से कर्जा लेने से क्या फायदा होता है। मैं मानता हूं कि बैंक से जब कर्जा लिया जाता है तो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को गुजरना पड़ता है, और उस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से गुजरने के कारण किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि किसान डॉक्यूमेंट बहुत मुश्किल से पूरा कर पाता है। अब डॉक्यूमेंट जब पूरे नहीं हो पाते तो किसान क्या करता है कि वो सोचता है कि अब मैं इससे अच्छा है कि किसी जमींदार से या किसी आड़तीय से कर्जा ले लेता हूं, जो उसको काफी महंगा भी पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि बैंक से जब आपका जो लोन लिया जाता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो आड़तीय से या किसी जमींदार से कर्जा लिया जाता है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है। अब किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर तो किसान को जो आपका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो केवल 4% करना पड़ता है। एक्चुअली में तो 9
परसेंट होता है, लेकिन 2% सभी किसानों को छूट मिलती है। उसके बाद 7% रह जाता है, और जो भी किसान टाइमली रिपेमेंट करता है उनको 3% की और ब्याज दर में छूट मिलती है। तो अंत में किसान को किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अच्छा, आपको पता होगा इस बार के बजट में जो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, जो कि अब यहां पर किसान 5 लाख रुपए इस 4% के इंटरेस्ट रेट पर ले सकता है सालाना, जो कि उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो यहां पर किसान को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन अब वही अगर जमींदार से लेगा या आपका आड़तीय से लेगा तो 12%, 10% का लोन उसको और इंटरेस्ट रेट उसको सालाना पे करना पड़ता है, या फिर महीने का अगर देखा जाए तो 2% का ब्याज दर उसको देना पड़ जाता है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इसलिए यहां पर आपका प्रेजेंट टाइम में किसानों के लिए सुविधा बढ़ी है, और सरकार ने कहा है कि हमने केसीसी के माध्यम से, आरआरबीज के माध्यम से, कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन करने की कोशिश की है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश की है, जो कि अपने आप में एक अहम हिस्सा निकल कर आता है। अब बात करते हैं तो हमारा प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सी एजेंसीज है या कौन कौन से आपके जो है सेक्टर से लोन लिया जा रहा है। तो मेजर अगर हम बात करते हैं तो अभी हमारे नाबार्ड के एंश्योर पोर्टल से ये डेटा सामने आया है कि मेजर जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं जहां से किसान कर्जा ले सकता है, या कौन कौन से बैंक है जहां से किसान कर्जा ले सकता है, तो वो आपका कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक हो सकते हैं, या फिर रीजनल रूरल बैंक होते हैं जहां से किसान के द्वारा कर्जा लिया जाता है। और अब ये जो किसान के द्वारा कर्जा लिया जा रहा है, बात करें तो स्टेट वाइज लगभग 36 स्टेट्स को और यूटीज को कवर किया गया है। इसमें नंबर ऑफ अकाउंट, अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन की कितना कर्जा लिया गया है, और लोन जो आपका अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके अंदर साइज ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इरिगेशन, बैंकिंग पेनिट्रेशन, इन सभी को ध्यान में रखते हुए टोटल अभी तक कितना कर्जा दिया गया है, तो उसका आंकड़ा आपके सामने है। ये आप लोग यहां पर देख सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में सभी स्टेट्स का डेटा है। आप देखिए यहां एक से लेके आपके 2 टेबल हैं, एक ये रहा और एक आपका आगे वाला। ये वैसे एक पूरा टेबल है, लेकिन आपकी स्क्रीन पर पूरा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने यहां पर दोनों को अलग अलग आपका बनाने की कोशिश की है। और ये अभी तक 30 सितंबर 2025 तक का डेटा है। तो देख सकते हो दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, तो हर स्टेट का आपको डेटा मिलेगा। अब ये आपके कमर्शियल बैंक से कितना लोन लिया हुआ है, कोऑपरेटिव बैंक से कितना लिया हुआ है, रीजनल रूरल बैंक से कितना लिया हुआ है, और टोटल अमाउंट ऑफ लोन यहां पर अभी तक है कितना लिया हुआ है। तो जैसे हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा के द्वारा टोटल एग्रीकल्चर लोन 1,13 करोड़ रुपए जो है वो लोन लिया गया है ना। अब 1,00,000 करोड़ रुपए लगभग जो लोन है हरियाणा के किसानों के द्वारा लिया गया है। वहीं पर अगर हम पंजाब के किसानों की बात करेंगे तो लगभग 97,471 करोड़ रुपए कर्जा लिया हुआ है जो है यहाँ पर पंजाब के किसानों के द्वारा। और सबसे ज्यादा जो कर्जा है वो तमिलनाडु के किसानों के ऊपर है, जो कि आपका निकल कर आता है जी, कहां गया, ये रहा। तमिलनाडु के किसानों के ऊपर 4,94,845 करोड़ रुपए का कर्जा है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के किसानों के द्वारा 3,76,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे तो यहां पर नेक्स्ट आएगा 2,91,128 करोड़ रुपए, जो कि महाराष्ट्र के किसानों के ऊपर कर्जा आता है। और सबसे ज्यादा किसान जो आज आत्महत्याएं कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि वहां पर अच्छी इरिगेशन या सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध ना होने के कारण वहां के किसानों के द्वारा वहां के किसानों की जो फसलें हैं वो लगातार ऐसे में खराब हो जाती हैं, और जिसके कारण वो किसान कर्जा चुकाने में असक्षम रहते हैं। और पिछले कुछ सालों से लगातार महाराष्ट्र के किसानों की, और खासकर कुछ ही क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ज्यादा किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, और उसको लेकर हमें कंसर्न होना पड़ेगा। अब उसको लेकर अभी तक कोई बयानबाजी नहीं आई है, लेकिन जब भी आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। लेकिन इसको लेकर मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक वीडियो साझा की थी पहले कि अभी महाराष्ट्र के किसानों की क्या स्थिति है। लेकिन बात करें तो यहां पर आपका जो लोन या फिर आपका जो कर्जा है किसानों के ऊपर, वो आपका स्टेट वाइज ये इस प्रकार से है जो आप लोग देख सकते हो। और ये आपका सरकारी आंकड़ा है, नाबार्ड के एक एंश्योर पोर्टल से ये डेटा लिया गया है, जो कि आपका अभी लोकसभा के अंदर जो आपका सत्र चल रहा है उसमें इसका आंसर दिया गया है, सरकार के द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं तो रोल ऑफ कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक के द्वारा ज्यादातर जो लार्ज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर लोन है, यानी कि कमर्शियल बैंक जैसे कि आपका पंजाब नेशनल बैंक है, या हमारा एसबीआई है, या ओवरऑल जितने भी है ना हमारे जितने भी एचडीएफसी है ना, प्राइवेट और गवर्नमेंट जितने भी बैंक हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज नहीं आती हैं, बाकी सारे के सारे बैंक आ जाते हैं कोऑपरेटिव और रीजनल रूरल बैंक को छोड़कर, ठीक है। यानी कि सारे के सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आ जाएंगे, केवल कमर्शियल बैंक उसमें नहीं होगा, सॉरी आपका जो कोऑपरेटिव बैंक नहीं होगा और रीजनल रूरल बैंक नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो है ज्यादातर माइक्रो फाइनेंसिंग में वर्क करते हैं, ठीक है।
बात करते हैं तो यहाँ पर आपका लार्ज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर लोन, और दूसरा डोमिनेंट है मेजरली यहाँ पर, जैसे मैंने आपको कहा कि साउदर्न स्टेट है ना, जो दक्षिणी राज्य हैं हमारे, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर आपका कर्नाटका, तो उनमें जो है लोन इसके द्वारा ज्यादा दिया जा रहा है। लार्ज लैंड होल्डिंग रीजन्स में लोन ज्यादा दिया जा रहा है। हायर टिकट साइज लोन इसके द्वारा दिया जा रहा है, और ग्रेटर एक्सपोजर यहाँ पर एनपीए सेंसिटिविटी। अब देखो सबसे बड़ी कारण भी यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो एनपीए हो रहा है वो भी इसी मेजर जो है इसे सेक्टर में हो रहा है या फिर कमर्शियल बैंक्स में देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ जो आपके कोऑपरेटिव बैंक है या आपके जो रोल ऑफ रीजनल रूरल बैंक है, इनका क्या है, तो यहां पर मेजर जो है महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा के अंदर इसका लोन आपका इनके द्वारा दिया जा रहा है। और ये आपका ये कह सकते हो गवर्नेंस, कैपिटल एडिक्वेसी या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण यहां पर मेजर इश्यूज देखने को मिलते हैं, जिसके कारण यहां जो लोन आपका एनपीए होता है या फिर ये कह सकते हो कि लोन रिपे नहीं होता है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर अब किसानों को जो है आपका पॉलिटिकल इंटरफेयर करने के कारण होता क्या है कि वहां पर किसान समय पर कर्जा वापस नहीं करते हैं, और जिसके कारण एनपीए होने के चांसेस इन सेक्टर में ज्यादा रहते हैं। और क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं इनमें पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं या पॉलिटिकल जो पावर होती हैं उनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा रहता है, और जिसके कारण किसान जो है वो समय पर कर्जा नहीं देते हैं और ये आपका लोन एनपीए भी हो जाता है। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम है इस सेक्टर के अंदर, जो कि आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम रीजनल रूरल बैंक की बात करेंगे, जो कि आपका अच्छा इन सभी को जो आपका एग्रीकल्चर लोन है या फिर जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन है। अच्छा एक चीज आपको और समझनी चाहिए यहां पर कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है और ये आपका लोन कैसे बढ़ पाया। हमने अभी बात की थी ना कि 25% लोन आज जो है वो केवल नॉन इंस्टीट्यूशनल जो है सेक्टर से आता है, यानी कि आड़ती और जमींदार से किसान केवल 25% किसान ही कर्जा लेते हैं, बाकी सारा का सारा लोन जो है वो बैंक से लिया जाता है, चाहे वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है या आपका जो है कोऑपरेटिव बैंक है या रीजनल रूरल बैंक है। अब ये कैसे संभव हो पाया, तो उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब होती है कि ऐसे सेक्टर जो कि बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में है, बहुत ज्यादा आपके एंश्योरिटी में है कि इन सेक्टर को हमें डेवलप करना है, क्योंकि इस सेक्टर के ऊपर काफी हद तक हमारी देश की पॉपुलेशन या ये कह सकते हो जनसंख्या निर्भर होती है। तो उनकी आमदनी को एंश्योर करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको आपका और ज्यादा आगे अग्रसर करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए आरबीआई के द्वारा ये एंश्योर किया जाता है कि किसी भी बैंक के द्वारा कम से कम इतना हिस्सा तो इस सेक्टर को देना ही पड़ेगा, तो वो कंपलसरी हो जाता है और इसलिए ये बैंक जो है वो इन सेक्टर को लोन देते हैं। तो इसके कारण ये माइक्रो फाइनेंसिंग जो आपकी है या ये कह सकते हो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर है ना, या एमएसएमई, इनको लोन अभी प्रेजेंट टाइम में दिया जा रहा है। तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी एक इंपॉर्टेंट आपका जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का हिस्सा है। तो इसलिए यहां पर क्या है कि जो मेजर आपका फार्मर फ्रेंडली इंस्टीट्यूशन है एक, तो दूसरा इसके अंदर यूपी, बिहार और एमपी के अंदर इसकी प्रेजेंस ज्यादा है, और ये ज्यादातर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप या एफपीओज को लोन देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि क्या गवर्नमेंट अभी किसानों की कर्जा माफी को लेकर कोई प्लान कर रही है, तो सरकार ने साफ मना कर दिया है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं है और ना ही हम लोग कंसीडर करेंगे कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। ठीक है, ये मेरी तरफ से एक ये कह सकते हो कि यहां पर एक अच्छी बात भी है, और दूसरी तरफ इसको देखा जाए तो थोड़ा सा यहां पर हमें कंसर्न होना पड़ेगा कि क्यों नहीं है, क्या कारण है कि सरकार ने इसके लिए मना कर दिया है। तो सरकार ने कहा है कि हम लोन माफ नहीं करेंगे। इसका सबसे पहला कारण है क्योंकि एक तो मोरल हैजर्ड, अगर एक बार कर्जा माफी हो गया तो आने वाले समय में फिर किसान सोचेंगे कि हमारा दोबारा कर्जा माफ होगा, और वो अब किसान कर्जा नहीं चुकाएंगे, जिसकी वजह से एनपीए बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि बार बार तो कर्जा माफ नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ है फिस्कल बर्डन, इससे क्या होगा, वित्तीय बोझ यहां पर आपका सरकार के ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यह सरकार ने कहा है। नेक्स्ट है बैंकिंग इंस्टेबिलिटी। बैंकिंग इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि जो बैंक है अब एनपीए उनका बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है बैंक भी आपके वित्तीय घाटे में जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आने वाले समय में हो सकता है कि बैंक जो है वो आपका लॉस में चला जाए, और फिर जो जिन लोगों का पैसा वहां पर जमा करवाया हुआ है वो डूब जाता है। तो इसको लेकर भी बैंकिंग में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। क्रेडिट डिसिप्लिन इरोजन हो सकता है, और एक प्रॉब्लम यहां पर जो लोन वेविंग अगर होगी तो एक प्रकार से आपका ट्रेंड अगर चलना स्टार्ट हो गया तो फिर आने वाले समय में भी उसकी उम्मीद रखेंगे, और वो एक बहुत बड़ा यहां पर हमारे देश के ऊपर वित्तीय बोझ बनकर आपका सामने आ सकता है। लेकिन इससे बेहतर है कि सरकार के द्वारा जो इनिशियल में बताया गया था कि जैसे सरकार क्या कर सकती है, प्रेजेंट टाइम में फोकस करे कि भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपका फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड करवाए, और जो किसानों की फसलें खराब हो रही है उसको लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा
जैसी योजनाओं के ऊपर फोकस करें तो सरकार के द्वारा अल्टरनेटिव सोर्स कौन कौन से हैं जिनके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि किसानों का कर्जा माफ करने की बजाय। एक तो पहला है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एक्सपेंशन, मतलब जो आपका बैंकिंग सेक्टर से या जो आपके इंस्टीट्यूशनल्स हैं उनके द्वारा किसानों को कर्जा मिले, कम रेट पर मिले, कम इंटरेस्ट रेट पर मिले, ताकि यहां पर किसान जो है इसका फायदा ले सके। क्योंकि देखो वही बात है ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसा। अगर मान के चलिए मेरे पास पैसा होगा तो मैं आसानी से क्या कर पाऊंगा, मैं अपना एक्सपेंशन कर पाऊंगा, मैं कोई इनपुट की रिक्वायरमेंट है तो वो मैं परचेज कर पाऊंगा, या मुझे मान के चलो एक्सपेंड करना है, मुझे अपना जो है प्रेजेंट टाइम में जैसे अभी गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया जाता है, या फिर आपका मान के चलो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपका अगर कोई फसल खराब हो जाती है तो उसके तहत मेरा जो फसल का बीमा हुआ होगा तो मुझे मुआवजा मिलेगा। तो ये सब चीजें यहां पर मेरे लिए बहुत अच्छी चीज हो जाती है। मान के चलो कोई चीज अगर खराब हो जाए या कोई फसल खराब हो जाए तो उसके बदले में मुझे पूरा इंश्योरेंस मिलेगा और मैं उसका बेनिफिट ले सकता हूं। तो मैंने जो आपका कर्जा लिया होगा वो मैं रीपे कर सकता हूं, या फिर मान के चलिए आगे मुझे इनपुट की रिक्वायरमेंट है तो वो मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी और मुझे कंप्लीट नुकसान होने से बच जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो क्रॉप इंश्योरेंस मैंने फोकस किया। एमएसपी रिफॉर्म, एमएसपी को लेकर हमें कोई ना कोई एंश्योरिटी लेकर आनी पड़ेगी कि किसान को प्रॉपर प्राइस मिले, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि मार्केट के अंदर इंस्टेबिलिटी होने के कारण किसान को अच्छा दाम नहीं मिल पाता है और जिसके कारण किसान सफर करता है। और किसान की फसल का अगर दाम नहीं मिलेगा तो उसकी लागत ही पूरी नहीं हो पाती है और मजबूरी हो जाती है किसान की कि वो किसान कर्जा वापस नहीं चुका पाता है। और अगर किसान अगर एक बार कर्जा नहीं देता है तो उस केस में अब लोन जो आपका रीपे नहीं करेगा तो बैंक के द्वारा लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस किसान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, जिससे किसान की समस्याएं और मुश्किलें बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर बात आती है डाइवर्सिफिकेशन, ये भी हमें फोकस करने की जरूरत है। आज हम केवल कुछ ही फसलों के ऊपर नाम मात्र निमित्त होकर रह चुके हैं, खासकर आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के बाद आपकी गेहूं और चावल की फसल को हमने फोकस कर लिया है और जिसके कारण बाकी फसलों को हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि उनका दाम किसान को नहीं मिल रहा है। तो हमें डाइवर्सिफिकेशन की तरफ अगर मूव करना है तो किसानों के प्राइस की एंश्योरिटी करनी पड़ेगी, खासकर मिलेट जैसी फसलों को, पल्सेस जैसी क्रॉप्स को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो इससे एक तो हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और दूसरा मार्केट में उसके अंदर प्राइस अगर मिलेगा तो दूसरे कंज्यूमर्स तक भी एक अच्छा उत्पाद पहुंचेगा और साथ में हमें कम पेस्टिसाइड यानी कि कम इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी, कम लागत की आवश्यकता होगी और एक बेहतरीन फसल को उत्पादित हम लोग कर पाएंगे। और मोनोक्रॉपिंग के कारण जो आपका बायोडाइवर्सिटी इरोजन हो रहा है वो भी कम से कम होगा और इकोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन में भी हमें फायदा मिलेगा। एलाइड एक्टिविटी, किसान को केवल फसल उत्पादन पर नहीं रहना है बल्कि इसके अलावा जो एलाइड सेक्टर्स है जैसे फिशरीज सेक्टर है, पोल्ट्री सेक्टर है या आपका लाइफ स्टॉक सेक्टर है, उनकी तरफ भी हमें उनको अग्रसर करना पड़ेगा, जिसके तहत अभी सरकार कोशिश भी कर रही है। जैसे अभी आपका डेयरी डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ना, सॉरी आपका डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ना, जिसको लेकर सरकार कोशिश कर रही है कि भाई किसानों को डेयरी सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप करने के लिए पैसा दिया जाए, या फिर सरकार के द्वारा जो डेयरी सेक्टर और फिशरी सेक्टर है उनके लिए स्पेसिफिकली आपका केसीसी अलग से बनाया गया है। तो ये काफी ऐसे स्टेप्स हैं जो सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट आपकी बारी डिजिटल क्रेडिट डिलीवरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, जिसके तहत अब आज जो भी आपकी सब्सिडीज हैं या आपका डायरेक्ट जिसके अंदर बेनिफिट ट्रांसफर्स है, तो किसान को अब एक तो पैसा डायरेक्टली उसके अकाउंट में आ रहा है, दूसरा पीएम किसान जैसी योजनाओं के तहत किसान को यह इंश्योर किया जा रहा है कि कम से कम साल के अंदर 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो ऐसे ही उनकी अगर आमदनी को इंश्योर किया जाए, उसकी इनकम को इंश्योर किया जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर हम इसको और ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। बाकी प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी आज किसान की ही सबसे बड़ी है, लेकिन इसके अंदर जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं, उनकी भागीदारी को भी हमें और इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज को लेकर यहां पर ना बहुत सारे डाउट रहते हैं कि हमारा जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो टेक ओवर कर सकती है। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं एक बड़ा यहां पर कंसर्न रहता है और आज हमारे देश के अंदर हो भी रहा है। आज बहुत सारी जगह पर आपके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके उद्योगपतियों के द्वारा आपका जो है इनके ऊपर टेक ओवर किया जा रहा है, और अगर जमीन को भी हमने इन उद्योगपतियों को दे दिया तो जैसे आज हमारी जो एयरलाइंस की स्थिति है जिसके अंदर ये मनमाने दाम हमसे ले रहे हैं, या फिर आपके जो जियो के जैसे आप प्राइस आप लोग देखोगे, आपका जो आप प्लान लेते हो तो उसमें देखिए शुरुआत में फ्री दिया गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन लोगों ने एकदम से उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया और आज अपने मनमाने दामों के ऊपर जो है प्राइस के ऊपर आप लोगों से पैसा ले रहे हैं। तो वही हालात हमारे फूड के ऊपर भी हो सकते हैं। फूड सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है, और फूड सिक्योरिटी खतरे में तो नहीं आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, बहुत कॉस्टली हो जाएंगी और एक दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ेगा। और उस टाइम पर हम लोग
लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा एक ही चीज के अलावा कि हम इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं और एक गुलाम की तरह काम किया जाए। तो वो एक बड़ी यहां पर प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। तो इसको लेकर हमें जरूर थोड़ा सा सरकार को पॉलिसीज ऐसी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे आपको पता होगा अरावली हिल्स को अभी उसकी डेफिनेशन को बदलाव कर दिया गया है। डेफिनेशन में बदलाव के कारण क्या हो रहा है कि अरावली हिल्स को कंप्लीटली खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो ऐसा हो गया तो सबसे पहले एनसीआर रीजन पूरा डेजर्ट बन जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा, और दूसरा पॉल्यूशन बढ़ेगा, और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जो बारिश का या जो क्लाइमेट चेंज हम लोग आज सफर कर रहे हैं वो और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, और उस टाइम पर उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा उसको रिकवर करना हो, क्योंकि उसका नुकसान हम करोड़ों सालों तक, हजारों सालों तक भुगते रहेंगे, और हम ही नहीं हमारी आने वाली जनरेशन इसको भुगतेंगी और वो हमें गालियां निकालेंगी। तो ये चीजें हमें बहुत अच्छे से सोचनी पड़ेगी। सरकार को इसके ऊपर जरूर अच्छे निर्णय लेने चाहिए कि क्या ये इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर हमने आज प्रेजेंट टाइम में भारतीय किसानों की क्या स्थिति है, भारतीय किसानों के ऊपर कितना कर्जा है, सरकार अभी लोन माफी को लेकर क्या सोच रही है, इन सब बातों को हमने इसके अंदर डिस्कशन किया था। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और एग्रीकल्चर अपडेट के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।